तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। एंड आप सभी लोगों ने न्यूज तो सुन ली होगी। 11 मार्च मैं वापस आ रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर लाइव हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 11 मार्च से, लेकिन अभी हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। तो आज इस लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से टर्म 2 के लिए खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस लौटेंगे 11 तारीख से और स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे काम करती है, किस प्रकार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, आप लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो। लेकिन गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपने खुद के कुछ ड्रॉबैक है, जिसमें जो सबसे पहला ड्रॉबैक गाइस जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इट डज नॉट गिव मैग्नेटिक डेटा क्वांटिटेटिवली। दैट मीन्स आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है कि डायमैग्नेटिक नेचर का है, यह आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो कितना ज्यादा मैग्नेटिक होगा क्वांटिटेटिवली आपको उसकी क्वांटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। दूसरा, आपको कलर के बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता कि क्यों आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, क्यों वो कलरलेस होते हैं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तीसरा, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलों, मेरे बकुड़लों, मेरे लाडलों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप लोगों को अभी मैं लिगेंड्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कुछ लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, कुछ लिगेंड वीक होते हैं। क्यों होते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको इनफैक्ट ये भी पता नहीं चलता कि ये लिगेंड स्ट्रांग है और ये लिगेंड वीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने के पहले ही बता दिया था कि बेटा ये पर्टिकुलर लिगेंड स्ट्रांग होंगे, ये पर्टिकुलर लिगेंड वीक होंगे, और इनके स्ट्रांग या वीक होने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार का होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने जिस पर्टिकुलर पॉइंट से समझाई थी आपको कि ये स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ये n-1d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा और इनर शेल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा, अगर वीक लिगेंड होगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो वीक लिगेंड n-1d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और पेयरिंग नहीं कर पाने की वजह से वह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा, मजबूत लिगेंड होगा, तो वो n-1d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा और n-1d ऑर्बिटल ns ऑर्बिटल और np ऑर्बिटल को लेकर हाइब्रिडाइज करके इनर शेल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो वो हम लोगों ने यहां पर सीखा था। लेकिन कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस बेसिस पर आप बता पा रहे हो, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं बता पाता। चौथा, आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मैंने 2 एग्जांपल्स कराए थे। एक में हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, और एक में हमने स्क्वायर प्लेनर बनाया था dsp2 के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको वहां पर भी जोरदार तरीके से फोकस करके बोला था, आप लोगों को मैंने फोकस करवाया था, बार बार एक बात बोली थी कि बच्चा लोग, मेरे प्यारे Q2 बच्चों, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना फिक्स नहीं है। मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों को कभी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करके नहीं बताएगी कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, इस बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थे आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। गाइस, अनअकैडमी से आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पर अनअकैडमी पर एक आस्क का डाउट फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको जो भी डाउट है उसको क्लिक करना है, यानी फोटो क्लिक करना है। फोटो को आप लोग क्रॉप कर सकते हैं एंड क्रॉप करने के बाद सबमिट करना है। सो गाइस, व्हाट्सोएवर आपका डाउट होगा, अनअकैडमी पर एक्सपर्ट्स उसको सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को उसका इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारी नई थ्योरी, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक बात ध्यान रखना, यू विल ऑब्जर्व मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के अपने अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करना मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है? देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, 2 पॉजिटिव में नेगेटिव,
तेरे और मेरे बीच में अट्रैक्शन होगा और हमारे बीच में कंपाउंड बनेगा। कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में मिक्सचर होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का सिस्टम नहीं, कोई लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये सब बातें नहीं होती। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बस एक ही बात होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की। किसकी बात होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की। मतलब कि यहां पर सीधा सा हिसाब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि आपके जो मेटल एटम होते हैं और आपके जो लिगेंड होते हैं, फिर से सुनना, आपके जो मेटल एटम होते हैं और आपके जो लिगेंड होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। दैट इज इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है which describes the electronic structure of metal ion in ionic crystal। आपके आयोनिक क्रिस्टल के अंदर आपके मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बेसिकली ये बताता है और आप लोगों को ये पता लगाने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एन अप्रॉक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल that determine the ultraviolet and visible spectra but not the bonding। यानी ये जो पूरा आपका थ्योरी है, ये आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर रही। बॉन्डिंग समझ रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ो। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट एमिट करके हमारी आंखों पे कलर डाल रहा है, क्यों वो हमारी आंखों को कलर्ड दिख रहा है, क्यों उसके अंदर कलर आ रहा है, क्यों वो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाकर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के लाइट्स या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है, ये सारे एनर्जी कितनी है, कौन से ऑर्बिटल के पास में कितनी पर्टिकुलर एनर्जी है, ये उन सारी बातों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देगा। ये आपको बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो एक बार छोटा सा समअप कर देता हूं मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो आपको बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। बॉन्डिंग समझनी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर जाओ, लेकिन आपको यह समझने में जरूर मदद करेगा कि आपके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती होगी जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, जब लिगेंड उसके पास जा रहा है, और दूसरा वो क्यों कलर एमिट करता है। वो कलर एमिट कर रहा है तो क्यों एमिट कर रहा है, ये सारी बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम कैसे करती है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट सीख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में कोई एन आयोनिक लिगेंड है, समझना, अगर आपके पास में कोई एन आयोनिक लिगेंड है तो फिजिक्स में आप लोगों ने कुछ पॉइंट मास या कुछ पॉइंट चार्ज सुना होगा। मतलब आप इमेजिन कर लो बस एक छोटा सा पॉइंट जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास में है। अब अगर ये पॉइंट एनायोनिक लिगेंड को आप इमेजिन कर रहे हैं तो ये पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होगा। दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव पॉइंट। तो सीधी सी बात है कि हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे एन आयोनिक लिगेंड को एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसा छोटा सा पॉइंट जो प्योरली नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या करेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल लिगेंड है वो एक डायपोल पॉइंट है। सर डायपोल पॉइंट का मतलब क्या? गाइस आप सभी लोग जानते हैं डायपोल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके एक एंड पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है और एक एंड पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बराबर होती है, बस उनके चार्ज में डिफरेंस होता है, इसलिए आपको ये नेट मॉलिक्यूल न्यूट्रल दिखता है। जैसे HCl देखने में न्यूट्रल है लेकिन इसके एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव, एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव है। अगर इसके पार्शियल पॉजिटिव की और पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू निकाली जाए तो दोनों इक्वल होगी, मतलब नेट चार्ज इस पर 0 होगा, लेकिन इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होगा। तो इसी प्रकार आपका जो लिगेंड होगा, अगर वो न्यूट्रल लिगेंड है तो हम उसे डायपोल कंसीडर करेंगे। मतलब आपका मान लो अगर एक लिगेंड है तो आपके लिगेंड को हम लोग क्या मान रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन उसके एक एंड पर पॉजिटिव होगा और एक एंड पर नेगेटिव होगा, तो हम इसे बोलेंगे पॉइंट डायपोल। ये आपका लिगेंड क्या कहलाएगा,
ये आप लोगों का लिगेंड पॉइंट डायपोल कहलाएगा, एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव। तो क्या होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये जो न्यूट्रल लिगेंड है, हमारा जो न्यूट्रल लिगेंड है, उस लिगेंड में जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे या उस लिगेंड का जो पार्शियल नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो आपके मेटल की तरफ झुका हुआ होगा। जैसे कि मान लो आपका ये आपका लिगेंड है, मैंने आपका ये लिगेंड लिया, लिगेंड में एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, या एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा आपके लिगेंड का वो मेटल की तरफ ओरिएंटेड होगा, उसका ओरिएंटेशन सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होगा, पॉजिटिव का नहीं, पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम से अवे होगा, दूसरी तरफ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर आपका लिगेंड है तो हम उस लिगेंड को पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे, अगर वो लिगेंड नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर वो लिगेंड न्यूट्रल है तो हम उसे पॉइंट डायपोल कंसीडर करेंगे। डायपोल मतलब उस लिगेंड में एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव होगा, और उस न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो मेटल की तरफ झुका हुआ होगा। दूसरा, आपके मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इंटरैक्शन था वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक था, मतलब आपका सेंट्रल मेटल एटम और आपका लिगेंड एक दूसरे को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है? नहीं, इट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जिस प्रकार एक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यह थ्योरी आपके मेटल एटम को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मानकर चल रही है। और हां, होगा भी भाई, यूजुअली तुम्हारा मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज का ही तो आ जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं, मेटल आर नथिंग बट वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अगर तुम्हारे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद डेफिनेटली आयन के फॉर्म में जाएंगे, और ये आयन कौन से टाइप का आयन होगा? ये आयन आपका कैटायन होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, इट इज टिपिकली कैटायन। तो क्योंकि आपका सेंट्रल मेटल एटम हम यहां पर पॉजिटिव इमेजिन कर रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड यानी एनायोनिक लिगेंड तो इसकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर लिगेंड न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल होता है तो उसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो मेटल की तरफ रहेगा, और मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरैक्शन होगा वो कंप्लीटली पूरी तरीके से कैसा होगा प्यारे प्यारे किडूस? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत बढ़िया, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो इंटरमिक्सिंग, किसी प्रकार की इंटरमिक्सिंग नहीं होती बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी लिगेंड के और सेंट्रल मेटल एटम के, लिगेंड के और सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें किसी प्रकार की कोई इंटरमिक्सिंग होती ही नहीं है। जैसा आप लोगों ने क्लास 11th मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है? दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा यहां पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल बकवास। दूसरा, नो इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल ऑर्बिटल, आपके मेटल के ऑर्बिटल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट नहीं किया जाता। नो इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि पहले लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, वहां से ऑर्बिटल उड़ाता है, ns उठाता है, np उठाता है, इन सब की मिक्सिंग करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है। जैसे मान लो d2sp3। अब ये d2sp3 के खाली ऑर्बिटल्स हैं, इसमें लिगेंड्स आके अपने लोन पेयर रखते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा यहां कुछ भी नहीं है, ऐसा यहां पर इसका कुछ भी नहीं कहना पड़ता। ये बोलता है बस इलेक्ट्रॉन लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बस खत्म। चौथा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे किडूस, क्या आप लोग सब जानते हैं कि आपके एटम के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है? हां सर, हम जानते हैं। जैसे डी ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर।
अब देखो ये पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, तो बिकॉज ऑफ देयर इक्वल एनर्जीज, because of their equal energies, they are called as degenerated. They are called as degenerated orbitals. इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें degenerated orbitals बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। ये जो आपके d ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप इन तीन ऑर्बिटल्स पर एक बार जरा नजर दौड़ाओ। ये तीन ऑर्बिटल्स पर, जिसमें एक का नाम है dxy, एक का नाम है dyz और एक का नाम है dzx। अगर मैं इन ऑर्बिटल्स को एक बार प्रॉपरली आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊं, तो जरा एक बार आप मेरे डायग्राम पर नजर फिराना, एक बार आप मेरे बनाए हुए डायग्राम को ऑब्जर्व करना, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या करना है इसके बारे में। देखो, इमेजिन करो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अब इस dxy ऑर्बिटल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इस ऑर्बिटल का नाम dxy इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका एक लोब, क्योंकि d ऑर्बिटल में डबल लोब्ड होते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मतलब dxy के अंदर d ऑर्बिटल का हर लोब xy 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 के बीच में रहेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? yz y y z z, ये देखो हर लोब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, ईच एंड एवरी लोब यू विल ऑब्जर्व बिटवीन y एंड z एक्सिस, x x z z, हर लोब आपको x z और x z के बीच में दिखाई देगा। तो ये आपके dxy dyz और dzx है। इन सभी को मैं नॉन एक्सियल, इन सभी को मेरे प्यारे बच्चों में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में रखूंगा। सर नॉन एक्सियल क्यों? भाई आप खुद देख लो ना, आपके एक्सिस क्या है? एक्स वाई जेड। इन किसी भी एक्सिस के ऊपर क्या ये ऑर्बिटल है? नहीं, ये ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये दो एक्सिस के बीच में रखा हुआ है। जैसे मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो ये ऑर्बिटल ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। क्या ये इसके ऊपर रखा हुआ है? नहीं। क्या ये इसके ऊपर रखा हुआ है? नहीं, ये इनके बीच में, तो ये नॉन एक्सियल हो गए। सो ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको T2g के नाम से भी जाना जाता है। T2g, T2g में जो T है आप इसको 3 याद कर लो। 3, T मतलब 3 और 3 मतलब तीन ऑर्बिटल, dxy dyz dzx। उसके अलावा गाइस अगर मैं आपसे dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर की बात करूं, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखो, यह है आपका x, यह है आपका y, यह है आपका z और ये ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे कि एक लोब x पर, दूसरा लोब x पर, एक लोब y पर, दूसरा लोब y पर। ये देखो, ये आपका dx स्क्वायर y स्क्वायर है, यानी कि एक लोब x पर है, दूसरा लोब भी x पर है, इसलिए x स्क्वायर x और x स्क्वायर। एक लोब y पर है y और दूसरा लोब भी y पर है, तो y एंड y स्क्वायर। और z स्क्वायर, एक लोब पूरी तरीके से z पर रखा हुआ है, और आप लोग जानते हो कि इसका जो दूसरा वाला लोब होता है वो थोड़ा डोनट शेप जैसा होता है, इट इज स्लाइटली डोनट शेप्ड। आप सभी लोग जानते हैं डोनट शेप जैसा होता है, ये डिफ्यूज होता है। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही लोब विजिबल है, एक ही लोब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को विजिबल है, और ये रहा वो विजिबल लोब dz स्क्वायर। तो ये जो दोनों लोब हैं ये एक्सियल लोब्स कहलाते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक्सिस पर होते हैं। तो ये जो तुम्हारे dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है, इन्हें मैं एक्सियल ऑर्बिटल्स कहूंगा। एक्सियल ऑर्बिटल्स जिन्हें हम नाम देंगे Eg, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? Eg, E फॉर E1, E1 मतलब 2, Eg ऑर्बिटल्स। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों?
क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे T2G और EG जुड़े हुए होते हैं, जब तक तुम्हारे T2G dxy dyz dzx और EG dx² y² dz², जब तक ये साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, मैं बोलूंगा इनकी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। डीजेनरेसी का मतलब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर, डीजेनरेसी का मतलब है, डीजेनरेटेड होने का मतलब है पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। लेकिन अगर T2G वाले 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएं और EG वाले 2 ऑर्बिटल अलग हो जाए, क्योंकि देखो इन 5 ऑर्बिटल में मुझे फूक पता चल गई है, इन 5 ऑर्बिटल में दूर से देखने पे तो ये पांचों बराबर दिख रहे हैं, लेकिन जब इन पर ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये समझ में आया कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये 2 प्रकार के हैं। 3 ऑर्बिटल नॉन एक्सियल है और 2 ऑर्बिटल एक्सियल है। इससे मुझे ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि मैं d ऑर्बिटल को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं। तो अगर मैंने कुछ तरीकों से T2G को अलग कर दिया, यानी ये 3 ऑर्बिटल अलग कर दिए और EG को अलग कर दिया, मतलब ये 2 ऑर्बिटल अलग कर दिए, तो मैं कहूंगा डीजेनेरेसी इज लॉस्ट। डीजेनेरेसी इज लॉस्ट का मतलब है T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी में फर्क आ गया। एनर्जी में फर्क आने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हम वापस हमारे पॉइंट पर चल सकते हैं? ग्रेट। तो गाइस, अगर आपका जो लिगेंड है ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सर कैसी फील्ड? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आपका सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है, आपका लिगेंड अगर एनायोनिक है तो वो तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव वाला पार्ट, न्यूट्रल मतलब डायपोल, पॉइंट डायपोल। हमने न्यूट्रल को क्या इमेजिन कर लिया कि अगर तुम्हारा लिगेंड न्यूट्रल भी होगा तो उसमें 2 पार्ट होंगे, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्शियली नेगेटिव होगा और वो मेटल की तरफ झुका हुआ होगा, और जो पार्शियल पॉजिटिव होगा मेटल से दूर होगा। तो नेगेटिव लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम को अट्रैक्ट करेगा, फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर आपका लिगेंड जो फील्ड जनरेट कर रहा है अगर वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हुई, बिल्कुल सिमेट्रिकल, सब तरफ से बराबर, सब तरफ से एक जैसी, तो आपके मेटल का d ऑर्बिटल डीजेनरेटेड ही रहेगा, यानी T2G और EG एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। लेकिन हमेशा क्या देखा गया है, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखा गया है कि जो फील्ड प्रोड्यूस करी जाती है आपके लिगेंड्स के द्वारा, यानी आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास में आके जिस प्रकार का अट्रैक्शन या जिस प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं होता, इट इज नॉट एट ऑल सिमेट्रिकल। और इस वजह से आपके d ऑर्बिटल को आपके जितने भी लिगेंड्स हैं वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो आपके 5 d ऑर्बिटल है, तो 5 d ऑर्बिटल में से जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं T2G, हो सकता है कभी कभी लिगेंड उनको ही अट्रैक्ट करे, पूरा फोकस उस पर कर दे, और जो तुम्हारे EG वाले हैं, जो तुम्हारे एक्सियल वाले हैं, उस पर वो फोकस नहीं कर पाए। जैसे आप लोग अभी वो शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक, उसमें जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर आया और वो 5 शार्क में से सिर्फ अमन गुप्ता पर ही फोकस कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे को तो आप ही चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो उन 5 शार्क पर इवन या सिमेट्रिकल तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, वो 5 को अपने जेब में उतारना नहीं चाह रहा है। वो घर से सोच कर आए कि मेरे को अमन गुप्ता चाहिए, मेरे को अश्नीर ग्रोवर चाहिए, मतलब मेरे को वो बंदा चाहिए जो मेरे को फाइनेंस में मदद कर, तो मैं उसी पर फोकस करूं। मेरे को बंदा मार्केटिंग का चाहिए तो मैं तो मार्केटिंग पर फोकस करूं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने गए, जैसे मान लो आप लोग हाउसफुल देखने गए, अब हाउसफुल में 3 हीरो हैं, जॉन अब्राहम भी है, अक्षय कुमार भी है, रितेश देशमुख भी है, लेकिन आपका पूरा फोकस जॉन अब्राहम पर है क्योंकि शायद वो आपका फेवरेट है, तो आप जॉन अब्राहम पर ही फोकस करोगे, आप उसी के सीन्स को एंजॉय करोगे, आप इमेजिन करोगे बार बार वही। आपने उन 2 को छोड़ दिया, अक्षय और रितेश देशमुख पे आपका ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इसको बोलते हैं अनइवन तरीके से अट्रैक्ट करना। ऐसा ही आपके लिगेंड्स के साथ भी होता है। आपके जो लिगेंड्स होते हैं ना, जब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं तो आपके लिगेंड्स क्या करते हैं, आपके लिगेंड्स एक छोटा सा खेल खेलते हैं। आपके लिगेंड्स
T2G और EG में से किसी एक ग्रुप पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिगेंड्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप पर T2G पर या लिगेंड्स का EG पर, इन दोनों में से किसी एक पर अनइवन अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी एनर्जीज में डिफरेंस आ जाता है और ये दोनों स्प्लिट कर जाते हैं, और इस वजह से यू विल ऑब्जर्व द लॉस्ट इन डीजेनरेसी, और इस वजह से आपके डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देते हैं और T2G और EG में बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं हम लोग आगे चल के देखते हैं। एंड द लॉस ऑफ डीजेनरेसी लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड देयर एनर्जीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFS। यानी आपका जो 5 1 2 3 4 एंड 5, ये जो आपका जो 5 वाला डी ऑर्बिटल है, मान लो ये स्प्लिट कर दिया, जिसमें आपके T2G अलग हो गए और आपके EG अलग हो गए, तो अब आपने इन दोनों को अलग कर दिया। अब आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मान लो यहां पर मैं देखूं, एनर्जी ऑब्जर्व करूं, तो अभी आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ इतनी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन स्प्लिटिंग के बाद आपका जो T2G वाला ऑर्बिटल है, आपके T2G वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई और आपके EG वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई। तो इन दोनों के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी लिगेंड्स के आ जाने के बाद में, आपके लिगेंड्स के आ जाने के बाद में T2G और EG की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ गया, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं।